हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एग्जाम पथ। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन में आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे हैं और ये इस सीरीज की क्लास 5 है। और आज की क्लास में हम दो चैप्टर करेंगे। पहला चैप्टर है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे पहले हम इस सीरीज के 4 पार्ट कवर कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहें तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। और क्लास देखने के बाद अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। चलिए नोट्स देख लेते हैं। आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय के सहयोगियों ने 1836 ईस्वी में बंगभाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना की। यह बंगाल में स्थापित होने वाला पहला राजनीतिक संगठन माना जाता है। राजनीतिक प्रशासनिक सुधारों की मांग उठाने वाले तथा संवैधानिक प्रतिवाद के आरंभिक दूत राजा राम मोहन राय थे। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा जिसका स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य था। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक द्वारका नाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को वर्तमान महाराष्ट्र के पुणे जिले में की गई थी। इसके संस्थापकों में जीवी जोशी, एस एच साठे, एस एच चिपलूणकर जैसे कई महान लोग थे। 1871 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे के प्रवेश के साथ इस सभा को नई ऊर्जा और दिशा मिली। रानाडे की इस सभा के संस्थापक की भूमिका को लेकर उपलब्ध स्रोतों में मतभेद है। कुछ स्रोत उन्हें पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक सदस्य स्वीकार करते हैं तो कुछ इस तथ्य को नकारते हैं और उन्हें इस सभा का सक्रिय सदस्य मानते हैं। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी। इंडियन एसोसिएशन पूर्व कांग्रेस काल की सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय राजनीतिक संस्था थी। इस संस्था का दृष्टिकोण अखिल भारतीय था तथा इस मामले में वह कांग्रेस के अग्रगामी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराया गया, किंतु न्यायालयीय निर्णय द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए। बाद में बर्खास्त किए गए। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए द बंगाली समाचार पत्र का संपादन किया। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य दिगंबर मित्र, राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे, देवेंद्र नाथ टैगोर सचिव आदि थे। सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में नेशनल मोमडन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका नाम बाद में बदलकर सेंट्रल मोमडन एसोसिएशन कर दिया गया। राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला, अन्य नाम जातीय मेला, राष्ट्रीय मेला, चैत्र मेला आरंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना, स्वदेश प्रेम, आत्म सहायता, स्वावलंबन तथा देसी कला शिल्प तथा उत्पादों को प्रोत्साहित करना था। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉम्पसन की अध्यक्षता में हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1850 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग एवं बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई थी। इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था।
राइट आंसर ऑप्शन डी, जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन था जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा जिसका स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन एक तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन एक, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयासों का परिणाम था। कथन ए सही है। कारण आर, जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसकी स्थापना जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयासों का परिणाम था। जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारकानाथ टैगोर बंगाल के राजनीतिक संगठन के गठन और राजनीतिक जागरण को प्रोत्साहित करने के लिए इंग्लैंड से भारत लाए। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, दी पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एस एच साठे, एस एच चिपलूडकर, जी वी जोशी आदि द्वारा की गई थी। सभा में रानाडे का प्रवेश 1871 ईस्वी में हुआ। रानाडे ने संस्था को बौद्धिक दिशा व वैचारिक नेतृत्व प्रदान किया था। रानाडे की इस सभा के संस्थापक सदस्य की भूमिका को लेकर उपलब्ध स्रोतों में मतभेद है। कुछ स्रोत उन्हें पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक स्वीकार करते हैं तो कुछ इस तथ्य को नकारते हैं और उन्हें इस सभा का सक्रिय सदस्य मानते हैं। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 4। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। इंडियन एसोसिएशन पूर्व कांग्रेस काल की सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय राजनीतिक संस्था थी। इस संस्था का दृष्टिकोण अखिल भारतीय था तथा इस मामले में वह कांग्रेस की अग्रगामी थी। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट विल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। क्वेश्चन नंबर 5। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस एन बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी तो ये थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 8। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? राइट आंसर ऑप्शन है 1874 ईस्वी में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय सिविल सेवा आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट, वर्तमान बांग्लादेश में स्थित असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। कार्यालय प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और उनसे जुड़े आरोपों की जांच के बाद उन्हें 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 10। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। इसका सभापतित्व डब्ल्यू.सी. बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। दिसंबर 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 ईस्वी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय का सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालिक एवं स्वतंत्र थे तथा दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी न थी। अधिवेशनों के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए तथा दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। यह स्पष्टता अवांछनीय था कि दो ऐसे संघ हों जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करें। अतः 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अपनी पृथक पहचान को छोड़कर कांग्रेस के साथ अपनी एकरूपता स्वीकार की। इसलिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1885 ईस्वी के बाद कभी नहीं किया गया। इंडियन एसोसिएशन का कभी भी कांग्रेस में विलय नहीं हुआ, चूंकि 1886 ईस्वी के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ। इसलिए विकल्प डी को सही उत्तर माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनैतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1852 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1876 में और इंडियन लीग की स्थापना ये हुई 1875 में। तो सबसे पहले आएगा बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन लीग और उसके बाद आएगा इंडियन एसोसिएशन और उसके बाद आएगा मद्रास महाजन सभा। 1 4 3 2 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 4 3 2। दिए गए संगठनों की स्थापना की क्रमवार तिथियां इस प्रकार हैं। बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852 दादा भाई नौरोजी तथा जगन्नाथ शंकर सेठ के सहयोग से इंडियन लीग सितंबर 1875 शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित। इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित। मद्रास महाजन सभा मई 1884 एस रामास्वामी मुदलियार, एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू द्वारा स्थापित। इस प्रकार सही क्रम 1 4 3 2 है, अतः विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष 1884 में, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? राइट आंसर ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता। 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा के टी तैलंग के प्रयास से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। दादा भाई नौरोजी भी इस संगठन से जुड़े हुए थे और उन्हें इसका उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, बम्बई या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसमें शामिल थे फिरोज शाह मेहता, के टी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी नहीं थे। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के टी तैलंग
और बदरुद्दीन तैयब ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए कोड से पाइए। पहला है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई थी, ये सही है। दूसरा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई, तो ये गलत हो गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी लंदन में हुई थी, तो बी दूसरा है गलत। तीसरा, नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई थी, ये सही है। चौथा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ये हुई थी कलकत्ता में। विकल्प में दी गई संस्थाएं एवं उनसे संबंधित स्थानों एवं संस्थापकों का सुमेलन निम्नानुसार है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 ईस्वी में लंदन में विलियम एडम द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी लंदन दादा भाई नौरोजी ने की। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1870 ईस्वी लंदन में हुई और स्थापना की मैरी कारपेंटर शुरुआत में। ये ब्रिस्टल में स्थापित की गई थी 1871 ईस्वी। बाद में इसकी एक शाखा लंदन में खोली गई। इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापना कलकत्ता में हुई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, कांग्रेस पूर्व संगठनों की सूची 1 को उनके नेताओं की सूची 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनें। सूची 1, सूची 2। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 4, मद्रास महाजन सभा की स्थापना ये की थी एम वीर राघवाचार्य ने। 2, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। 1, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रानाडे ने की। 3, आंसर होगा 4, 2, 1, 3। राइट आंसर ऑप्शन बी 4, 2, 1, 3। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मद्रास महाजन सभा एम वीर राघवाचार्य, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी और पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनैतिक संस्थाओं में से एक नहीं है? आंसर ऑप्शन बी द इंडियन एसोसिएशन। सितंबर 1870 में ब्रिस्टल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र की प्रेरणा से मेरी कारपेंटर ने की थी। अक्टूबर 1870 में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। 1871 में मिस मैनिंग और उनकी सौतेली बेटी एलिजाबेथ एडिलेड मैनिंग ने लंदन में इसकी एक शाखा खोली, अतः ये राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1871 ईस्वी में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। आगे चलकर लंदन ही इस संस्था का मुख्यालय बना। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अवकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अवकथन ए, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कथन कारण आर, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते हैं। कारण भी सही है और कथन भी, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसकी शुरुआत हुई थी 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की शुरुआत ये हुई थी 1843 में। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। सबसे पहले आएगा बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1, लैंड होल्डर सोसाइटी 2, और उसके बाद आएगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 3, और सबसे लास्ट में आएगा इंडियन लीग 4। तो आंसर होगा 1, 2, 3, 4।
बंग भाषा प्रकाश का सभा 1836, लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, इंडियन लीग 1875। क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 संगठन, सूची 2 संस्थापक। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना ये की थी द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ये एस.एन. बनर्जी ने। आंसर होगा 4 3 2 1। राइट आंसर ऑप्शन ए। संगठन संस्थापक लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1866 में। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1870 में और इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में हुई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई। तो ये क्रम से तो पहले से ही अरेंज है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 4। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 मैरी कारपेंटर। इंडियन सोसाइटी 1872 आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। अतः प्रश्नगत संस्थाओं का सही कालानुक्रम विकल्प डी में प्राप्त हो रहा है। कुछ स्रोतों में नेशनल इंडियन एसोसिएशन की गठन की तिथि 1871 ईस्वी भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। 3 आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। राइट आंसर ऑप्शन डी 1 2 4 3। 1875 ईस्वी में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। इस संस्था का उद्देश्य मध्यम वर्ग को ही नहीं अपितु सर्वसाधारण को भी इसमें लाना था और इसलिए इसका चंदा 5 रुपए वार्षिक रखा गया, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा 50 रुपए वार्षिक था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गई। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन को सर सैयद अहमद खान तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना आनंद चारलू ने की। आंसर है 2 3 4 1। राइट आंसर ऑप्शन ए 2 3 4 1। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता। मद्रास महाजन सभा की स्थापना आनंद चारलू ने की। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? राइट आंसर ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद। एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने की थी।
ध्यातव्य है कि उक्त संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध एवं मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशरों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 1784 ईस्वी, ये सही है। ऑप्शन बी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 ईस्वी में हुई, ये भी सही। ऑप्शन सी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी 1823 में, तो सी है गलत। ऑप्शन बी, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 1838 में, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी और डी गलत है। उपयुक्त विकल्प सी एवं डी दोनों सुमेलित नहीं है। उल्लेखनीय है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन आयरलैंड की स्थापना 1823 ईस्वी में तथा लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, दिगंबर मित्र आदि थे। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी राधाकांत देव ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना के.टी. तेलंग ने की थी। सेंट्रल मोमडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी सैयद अमीर अली। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। आंसर होगा 3, 2, 4, 1। राइट आंसर ऑप्शन बी, 3, 2, 4, 1। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, अध्यक्ष देवेंद्र नाथ टैगोर, सचिव दिगंबर मित्र आदि थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तेलंग आदि थे। सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में नेशनल मोमडन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसका बाद में नाम बदलकर सेंट्रल नेशनल मोमडन एसोसिएशन कर दिया गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में भारतीय सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नोट्स, एरन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। इन्होंने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के गठन का प्रयास किया। इस अखिल भारतीय राजनीतिक मंच का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन था, जिसे आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी था। आगे चलकर डफरिन ने कांग्रेस का एक हैकर मजाक उड़ाया था।
कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एस आर मेहरोत्रा की पुस्तक टूवर्ड्स इंडियाज फ्रीडम एंड पार्टीशन के अनुसार इस सम्मेलन में 35 सदस्यों की एक छोटी प्रतिनिधि समिति रिप्रेजेंटेटिव कमेटी बनाएगी, जिसका कार्य था चर्चा में आए विभिन्न सुझावों पर विचार करना और कार्य योजना तैयार करना। यह कमेटी 1888 ईस्वी में विषय निर्धारण समिति सब्जेक्ट कमेटी कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में संपन्न चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अन्य नाम प्रोविंशियल कमेटी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एजेंसी कमेटी की स्थापना की गई तथा इस कमेटी के सचिव विलियम डिग्बी तथा अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न बनाए गए। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक जर्नल निकाला। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब, पंजाब का सिंह कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड परिवार से संबंधित थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार में संपन्न। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर एन मुदोलकर ने की। इसी अधिवेशन में ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता और संस्थापक कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद और अपने अन्य प्रमुख सहयोगियों के साथ मिलकर भारतीय राजभक्त सभा, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किया था। बाद में इस संस्था का पुनर्गठन कर उन्होंने इसे नया नाम संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन दिया। इस सभा का उद्देश्य कांग्रेस के दावों का प्रतिवाद कराना, ब्रिटिश संसद, प्रेस और जनता को कांग्रेस विरोधी मतों से अवगत कराना, ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। 18 नवंबर 1900 को कर्जन ने भारत के राज्य सचिव लॉर्ड हैमिल्टन जॉर्ज को लिखे पत्र में कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस को तत्कालीन राजनीतिक रूप से भंग कर उसे लोक सेवक संघ के रूप में रूपांतरित करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वह वर्ष 1924 का बेलगांव अधिवेशन था।
सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 ईस्वी प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थीं। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1947 से 1949 में यह संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरपुरा अधिवेशन में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया गया। अक्टूबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जेबी कृपलानी को कांग्रेस के 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 मेरठ का अध्यक्ष चुना गया था तथा वे देश की आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन दिसंबर 1948 जयपुर में हुआ था की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए ओ ह्यूम ने। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एओ ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। इन्होंने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के गठन का प्रयास किया। इस अखिल भारतीय मंच भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने ये घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों प्रेसिडेंसी के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए ओ ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 72। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? आंसर होगा ऑप्शन ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10,
इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, डब्ल्यू सी बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 11, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था? राइट आंसर ऑप्शन सी, डब्ल्यू सी बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? राइट आंसर ऑप्शन सी, डब्ल्यू सी बनर्जी। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, सही है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15, 1885 ईस्वी में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? ऑप्शन ए, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। ऑप्शन बी, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। ऑप्शन सी, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार करना। डी, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। इसका आंसर जो है ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। पहला, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा है, सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद उस समय के कुछ महत्वपूर्ण और तत्कालीन सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित वर्गों के परिपक्व विचारों को प्रामाणिक रूप से अवलिखित करना। चौथा, यह निर्धारित करना कि आने वाले 12 महीनों आगामी एक वर्ष में देश हित के लिए किस दिशा में और किस तरीके से काम किया जाए। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपनी अंतिम उत्तर कुंजी आंसर की में भी इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई माना गया है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? ऑप्शन ए, लेजिस्लेटिव काउंसिलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, सही है। काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, ये भी सही। सी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी सही है। ऑप्शन डी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण, ये शामिल नहीं था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण 1885 से 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लेजिस्लेटिव काउंसिलों, विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, विस्तार तथा इनमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, विधान परिषदों को ज्यादा अधिकार प्रदान करना, मुख्यतः आर्थिक विषयों पर आदि की मांग की थी, जबकि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के एकीकरण की मांग इसमें नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी था। उसने आगे चलकर कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ध्यातव्य है कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? राइट आंसर का ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 19,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 20, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 21, लॉर्ड डफरिन के वायसरायकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 22, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन ने। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1835 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। यही कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 33। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों, कुछ स्रोतों में प्रतिनिधियों की संख्या 406 और 434 भी मिलती है, ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33, तीसरे सम्मेलन 1887 ईस्वी में 81 तथा चौथे सम्मेलन 1888 ईस्वी में 221 पहुंच गई थी। नोट, कुछ स्रोतों में कांग्रेस के तीसरे और चौथे सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या क्रमशः 83 और 222 भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था? राइट आंसर ऑप्शन है, सर डब्ल्यू वेडरबर्न। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में सर डब्ल्यू वेडरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अन्य नाम प्रोविंशियल कमेटी इंडियन नेशनल कांग्रेस एजेंसी कमेटी की स्थापना की गई तथा इस कमेटी के सचिव विलियम डिग्बी बनाए गए। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक जर्नल निकाला। नोट, पुस्तक द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंग्लैंड 1885-1920 में बताया गया कि जुलाई 1889 में लंदन स्थित इंडियन पॉलिटिकल एजेंसी विकसित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक अस्थायी समिति प्रोविजनल कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एजेंसी कमेटी कहा गया। हालांकि एक वर्ष बाद 1890 ईस्वी में इसे आधिकारिक रूप से ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आंसर होगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
राइट आंसर ऑप्शन सी, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ध्यातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। पहला कथन गलत हो गया क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ये सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर हुआ केवल 2। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष अतः कथन ये कह सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए, अतः कथन 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो ये सही है। दूसरा, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो दूसरा है गलत। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? तो ये थे सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वे कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वे कंपनी के प्रति वफादार रहे। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में सरकार को यह सलाह दी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाए। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खां को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद खां कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने भारत के राजभक्त मुसलमान द लॉयल मोमडन्स ऑफ इंडिया पुस्तिका पैम्पलेट का प्रकाशन आरंभ किया तथा बनारस के राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर 1888 ईस्वी में भारतीय राजभक्त सभा इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किया। बाद में इस संस्था का पुनर्गठन कर इसे नया नाम संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किया। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा किया। अलीगढ़ में उन्होंने एक मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों ही पढ़ाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो ये थी बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट ने कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी 1917 में। लाला लाजपत राय ने 1920 में की थी और मोतीलाल नेहरू ने 1919 और 1928 में की थी। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेर पंजाब, पंजाब का सिंह कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। श्रीमती एनी बेसेंट वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा कलकत्ता में वर्ष 1917 का हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 और वर्ष 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा वर्ष 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में मुख्य भूमिका निभाई। तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा दिया, किंतु वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था?
राइट आंसर ऑप्शन बी जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? राइट आंसर ऑप्शन सी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? राइट आंसर ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1917 और अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 40। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो ये थी एनी बेसेंट और दूसरी थी सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? राइट आंसर ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? राइट आंसर ऑप्शन डी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 44। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो ये हुए थे लाला लाजपत राय 1920 में। बाल गंगाधर तिलक भी कभी अध्यक्ष नहीं रहे, बिपिन चंद्र पाल भी अध्यक्ष नहीं रहे। लाल बाल और पाल के त्रिगुट में केवल लाला लाजपत राय ने कलकत्ता में वर्ष 1920 को हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता की थी। बाकी अन्य दो बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल में से किसी ने भी कांग्रेस के किसी भी सत्र की अध्यक्षता नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 45। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1879 से 1949 प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ये महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1947 से 1949 तक ये संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। क्वेश्चन नंबर 46। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। पहला कथन गलत है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये हुआ था बंबई में। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा हुआ था कलकत्ता में, ये सही है और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तीसरा भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि बंबई में हुआ, जिसमें कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। यद्यपि इसे पुणे में आयोजित होना था, किंतु वहां हैजा फैल जाने के कारण ये बंबई में आयोजित किया गया, अतः कथन एक असत्य है। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार राज्य के पटना में स्थित
में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुदोलकर ने की। इस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता और संस्थापक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, आर.एन. मुदोलकर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। हालांकि इस अधिवेशन से पूर्व तिलक ने इस नारे का प्रयोग 1916 में हुए होम रूल आंदोलन में किया था। नोट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रयुक्त नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा तिलक द्वारा सर्वप्रथम कब दिया गया, इसे लेकर विद्वानों के मध्य काफी मतभेद देखने को मिलता है। दरअसल इस नारे की परिकल्पना 1890 के दशक में प्रारंभ हुई थी। विद्वानों का मानना है कि तिलक के करीबी सहयोगी जोसेफ काका बैप्टिस्टा ने सबसे पहले ये वाक्य गढ़ा था। माना जाता है कि बैप्टिस्टा ने मराठी में संभवतः ये पंक्ति रची थी, स्वराज हा माझा जन्म सिद्ध हक्क आहे, आड़ी तो मी मिल बड़ारच, और तिलक ने इस नारे को अपनाकर जन जन तक पहुंचाया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस नारे का उपयोग सार्वजनिक मंचों से तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान अप्रैल-मई 1916 में किया था। कुछ स्रोतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि सर्वप्रथम 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने इस नारे का उपयोग किया था, किंतु इसके समर्थन में पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 52, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये वक्तव्य किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक से। क्वेश्चन नंबर 53, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा? राइट आंसर ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? आंसर होगा ऑप्शन सी, बीजी तिलक। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, तो ये गलत है। पहली महिला थी वो एनी बेसेंट थी और सरोजिनी नायडू थी दूसरी। दूसरा है, सी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, ये सही है। तीसरा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, ये भी गलत हो गया, पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चौथा, अल्फ्रेड बेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये सही है। इनमें से कौन से कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 4 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट को प्राप्त है, जिन्होंने वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे, केवल महासचिव बने। सी.आर. दास ने वर्ष 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में भी सी.आर. दास अध्यक्ष नामित किया गया, परंतु इस दौरान उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी और दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अल्फ्रेड बेब मद्रास अधिवेशन 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 56, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी, उपयुक्त विचार किस नेता के थे? ये थे लाला लाजपत राय के।
सुरक्षा वाल्व सिद्धांत सेफ्टी वाल्व प्रिंसिपल का उपयोग गर्म दल के नेता लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया था। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किए। क्वेश्चन नंबर 58। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 59। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन था। 18 नवंबर 1900 को कर्जन ने भारत के राज्य सचिव लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन को लिखे पत्र में कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 60। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 61। भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 62। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? ये थे एन.सी. केलकर और सी.आर. दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 और 4 सही है। कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी, बीजी तिलक एवं सी.आर. दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्याधिक्य के कारण इस हेतु ये नेता उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी एन.सी. केलकर एवं आई.वी. सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया। क्वेश्चन नंबर 63। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड विलिंगडन। बम्बई में हुआ था अधिवेशन 1915 में। लॉर्ड विलिंगडन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। ध्यातव्य है कि तब विलिंगडन भारत का वायसराय नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल वर्ष 1931 से 36 था। क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन 1920 में। सी विजय राघवाचार्य या सी विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जबकि गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। नागपुर अधिवेशन 1920 में ही सदस्यता शुल्क 4 आना प्रतिवर्ष किया गया, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन में। वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए
उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ये सही है। दूसरा, वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये भी सही है। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। वर्ष 1920 के कांग्रेस के नागपुर सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग कांग्रेस ने ठुकरा दी थी। क्वेश्चन नंबर 67, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है चित्तरंजन दास। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास CR दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग करके भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में की। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की वर्ष 1932 में स्थापना की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, MK गांधी। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में MK गांधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 71, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर चुनिए। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सरोजनी नायडू ने की थी कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में। सबसे पहले आएगा 1 1924, उसके बाद 4 1925, उसके बाद आएगा 2 और उसके बाद है 3। आंसर होगा 1 4 2 3। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्नगत कांग्रेस अध्यक्षों का अध्यक्षता वर्ष निम्न है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि पटेल ने वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन की महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेलगांव में। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। आंसर होगा ऑप्शन सी, बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अध्यक्ष हैं और सूची 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान। अबुल कलाम आजाद, इन्होंने रामगढ़ के 1940 के जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर के अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता की। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये बम्बई 1934। आंसर है 4312। राइट आंसर ऑप्शन डी 4312। सूची 1 अध्यक्ष, सूची 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934, अबुल कलाम आजाद रामगढ़ 1940। क्वेश्चन नंबर 76। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में स्थान है, सूची 2 वर्ष। मेरठ में अधिवेशन हुआ था ये 1946 में। कानपुर में ये 1925 में हुआ। लखनऊ 1916, बनारस 1905। आंसर 3412। राइट आंसर ऑप्शन सी 3412। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 स्थान और सूची 2 वर्ष का सही सुमेलन है। स्थान और वर्ष: मेरठ अधिवेशन 1946, कानपुर अधिवेशन 1925, लखनऊ अधिवेशन 1916, बनारस अधिवेशन 1905। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया? राइट आंसर ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था कि मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। क्वेश्चन नंबर 78। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया गया। अक्टूबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया। राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1934 में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलकर वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जबकि जेबी कृपलानी को वर्ष 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू को। क्वेश्चन नंबर 80। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस को। क्वेश्चन नंबर 81। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? राइट आंसर ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888 से 1958 ईस्वी वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आजादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 ईस्वी ने वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आनंद मोहन बोस 1847 से 1906 ईस्वी ने 1898 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की, जबकि भूपेंद्र नाथ बोस ने 1859 से 1924 ईस्वी ने वर्ष 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्वेश्चन नंबर 82। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कांग्रेस अध्यक्ष
सूची 2 अधिवेशन स्थान। डॉक्टर एम ए अंसारी ने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन ने ये की थी नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता। 4 सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की और सुभाष चंद्र बोस ने हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। एक आंसर है 3 4 2 1। राइट आंसर ऑप्शन सी 3 4 2 1। हरपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने, नासिक अधिवेशन 1950 की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने, मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने एवं कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? राइट आंसर ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आजादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। आजादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष इस प्रकार थे: इंदिरा गांधी वर्ष 1978 से 1984, राजीव गांधी वर्ष 1985 से 1991 तथा सोनिया गांधी वर्ष 1998 से 2017 तक। सबसे लंबा कार्य तथा वर्ष 2019 से 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 84, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 मेरठ का अध्यक्ष चुना गया तथा वे आजादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन दिसंबर 1948 जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ एवं फैजपुर क्रमशः दिसंबर 1929, अप्रैल 1936 एवं दिसंबर 1936 तथा सरदार पटेल ने कराची मार्च 1931 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 86, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 और ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमृतसर अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था।